दोनों ही बी टीम है। देखिए असीमुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी बी टीम है, वो भी वही काम कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है। वो तो चाहते ही नहीं कि जनता के मुद्दे संसद में उठे। जनता के मुद्दे उठाने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो फिर देखना ये है कि असीमुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी। पता कि मेरे देश से अलग बात करने वाला, दूसरे देश के नारे लगाने वाला व्यक्ति मेरी नज़रों में गलत है। तो उस तरफ मुस्लिमों को भड़काएंगे असीमुद्दीन ओवैसी, उधर जो है हिंदुओं को भड़काएंगे भाजपा वाले लोग। तो यही तुम्हारा चूहा बिल्ली का खेल चल। असीमुद्दीन ओवैसी भारत में रहकर भारत का खाते हैं और भारत की जनता की वोट लेकर के बनकर के संसद में बैठे और वो दूसरे देश के नारे लगा रहे हैं। तो आप चले जाइए, क्योंकि भाजपा के बी टीम मेंबर हैं। अगर ये मुसलमानों को भड़काएंगे नहीं तो फिर उनका हिंदू मुस्लिम कैसे चलेगा। योगी बाबा से ये अब योगी बाबा निर्णय लेंगे इस मामले में। क्या आप हमारे यूपी को बंटवाना चाहते हैं योगी जी? अब कहाँ हैं आप? अब तो जागिए, अब तो हम यूपी वालों के बारे में सोच करके कुछ बोलिए। धर्म को नहीं चलने देना चाहते, संसद को नहीं चलने देना चाहते, तो ऐसे लोग चीज़ों को भटकाते हैं। तो आप भटकने में मत आइएगा। और ऐसे लोग जो है ये दोनों ही बी टीम है। देखिए असीमुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी बी टीम है, वो भी वही काम कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है। वो तो चाहते ही नहीं कि जनता के मुद्दे संसद में उठे। जनता के मुद्दे अगर उठेंगे तो जनता की बात होगी, है ना। राहुल गांधी जनता की बात करेंगे, विपक्ष जनता की बात करेगा, देश की बात करेगा। अब वो तो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ना। अब वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जब जनता के मुद्दे उठाने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो फिर देखना यह है कि असीमुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी। उनकी सदस्यता रद्द होने पे तो बात हो रही है, लेकिन भाजपा के जो सांसद है वो नहीं चाहते। उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द? देखिए उनकी भी होनी चाहिए। दोनों ने, देखिए मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता कि मेरे देश से अलग बात करने वाला, दूसरे देश के नारे लगाने वाला व्यक्ति मेरी नज़रों में गलत है। अगर संविधान में भाजपा के सांसद ने कुछ गलत बोला है, संविधान में उसको गलत मानते, तो वो मेरे लिए गलत है। लेकिन मुझे तो इतना पता है, भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप अपनी संसद में दूसरे देश का नारा लगाओ, फिलिस्तीन का नारा लगाओ। ये तो गलत है। तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए असीमुद्दीन ओवैसी जी की। जब जनता के मुद्दे उठाने पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो जाती है, उनका स्पीकर बंद हो जाता है, तो इनकी क्यों नहीं? इनसे इतना मोह क्यों? क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम, एक तो कि मैं मुस्लिमों का हितैषी हूँ और दूसरा भाजपा दिखाएगी कि मैं मुस्लिमों का विरोधी हूँ। तो उस तरफ मुस्लिमों को भड़काएंगे असीमुद्दीन ओवैसी, उधर जो है हिंदुओं को भड़काएंगे भाजपा वाले लोग। तो यही तुम्हारा चूहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा। जब फिलिस्तीन मुद्दे कब होंगे? फिलिस्तीन के लिए इतनी हमदर्दी है ओवैसी जैसे लोगों में, और यहाँ जैसे हिंदू फिलिस्तीन चले जाए ना भाई। कश्मीरी पंडितों पर और मणिपुर की जो घटना होती है उस पर कोई भी नहीं बोलेगा। तमाम मीडिया वाले जितने भी हैं वो सब मुझे सुन रहे होंगे, यहीं खड़े हैं। जब कोई बात ऐसी आती है तो आप फटाक से बोलते हो कि उसको ये कह दिया, उसको देश से निकालने की बात कर दी, उस पर बयान दे दिया, ये कर दिया। अब कहाँ हो तुम? कश्मीरी पंडित मर रहे हैं वहाँ पे, इतनी उनकी हत्याएं हो रही हैं। अब क्यों नहीं जा रहे हो? क्यों नहीं मीडिया में इस मुद्दे को उठा रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? और आज असीमुद्दीन ओवैसी भारत में रहकर भारत का खाते हैं और भारत की जनता की वोट लेकर के बनकर के संसद में बैठे और वो दूसरे देश के नारे लगा रहे हैं। तो आप चले जाइए। मानते हैं फिलिस्तीन हमारी कूटनीतियों में, लेकिन वो कूटनीतियों में कहीं संविधान में ये नहीं लिखा कि आप भारत की संसद में दूसरे देश के जिंदाबाद के नारे लगाओ। तो आप जाइए दूसरे देश भेजिए। अब देखते हैं भाजपा इनको कितना भेजती है, भाजपा कितनी इनकी सदस्यता रद्द करती है, क्योंकि भाजपा के बी टीम मेंबर हैं। अगर ये मुसलमानों को भड़काएंगे नहीं तो फिर उनका हिंदू मुस्लिम कैसे चलेगा। अब देखना तो ये है ना कि असीमुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द कब होगी। अच्छा, बहुत समय से एक मुद्दा चल रहा है कि यूपी को 3-4 हिस्सों में बांटने की प्लानिंग चल रही है, जिससे जो योगी है उनकी पावर सीमित कर दी जाए और अखिलेश का जो पश्चिमी यूपी में इतना उनका नहीं है क्रेज, तो वो भी सिमट कर रहे हैं। जो इतने सारे सीटें लगाई है संसद भवन में, वो ऐसे ही नहीं लगाई, क्योंकि अब इन्हें जनता तो वोट देने वाली नहीं है। अब ये जबरदस्ती से सीटों को बढ़ा करके अपने सांसद लाना चाहते हैं, अपने विधायक लाना चाहते हैं और तब ये राज करना चाहते हैं। दूसरी बात, सुधार की, संशोधन की ज़रूरत है। आपने तो शुरू से बांटने का काम किया है, तो आप यूपी के लोगों को कृपया करके मत बांटिए। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसमें संशोधन इतना कर दीजिए कि जितनी भी संस्थाएँ हैं, जितने भी, सब पूर्वांचल में हैं, तो कुछ यूपी में भी कर दीजिए। पश्चिम के लोग मेरठ हाईकोर्ट बेंच की इतनी मांग कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। तकरीबन 8-10 साल से ये मुद्दा चल रहा है। हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, मेरठ में बना दे, कमिश्नरी है मेरठ में इसलिए बना दे वहाँ पे। तो आप इसमें संशोधन कीजिए कि आप एक बेंच उधर बना दीजिए ताकि पश्चिम के लोगों को इतनी दूर इलाहाबाद जाना पड़ता है, ये व्यवस्था कर दीजिए। तमाम जितनी भी हमारी संस्थाएँ हैं यूपी के में जितने अंडर चीज़ें आती हैं सब पूर्वांचल में। मैं पूर्वांचल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी हम पश्चिम वालों को भी सुविधाएँ हो जाएगी। ये गुजराती जोड़ी जो है, गुजराती वो योगी से डर रहे हैं भयभीत है भैया योगी बाबा से।
अब योगी बाबा निर्णय लेंगे इस मामले में। क्या आप हमारे यूपी को बंटवाना चाहते हैं योगी जी? अब कहाँ हैं आप? अब तो जागिए, अब तो हम यूपी वालों के बारे में सोच करके कुछ बोलिए, कुछ चीज़ें इधर स्थापित कर दीजिए पश्चिम में, जिससे कि इधर लोगों को दिक्कतें ना हो। चाहे वो कोई बड़ा हॉस्पिटल लगा लीजिए, चाहे वो हाई कोर्ट लगा लीजिए, चाहे कोई भी व्यवस्था आप लगा दीजिए, सब पूर्वांचल में है। पूर्वांचल में एक होनी चाहिए, एक पश्चिम में हमारे लिए इधर हो जाए, जिससे कि लोग गरीब लोग हैं, किसानों के मुकदमे 100 चीज़ें चलती हैं, किसी का कुछ चलता है किसी का कुछ, तो सब ज़्यादा खर्चा बैठता है उधर जाने का, रात के रुकने का, ट्रेन का, ये वो, तो वो सुविधाएँ हो जाएँ। तो आप इधर से इधर स्थापित कर दीजिए योगी जी, अभी भी समय बचा हुआ, नहीं तो तुम्हारी राजनीति सारी खा गई है दोनों। अच्छा, ये किसान आंदोलन में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है और आप अभी भी किसानों के लिए लगी रहती हैं। तो अभी मतलब सरकार बनते ही सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने 14 खरीफ क्रॉप्स पर एमएसपी दिया है, जिसकी एमएसपी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो वो उसका डीआरपी का कट्टा आया ना यूरिया का, वो जो 50 किलो से 45 किलो का कर दिया, वह कम कर दो, है ना, वहाँ ज़्यादा बढ़ा दो, 45 किलो का कर रखा, 50 किलो का था, उसे 50 किलो कर दो, और जो उसके रेट हाई आसमान में पहुँचा रखे उसे भी कम कर दो, ठीक। और हमारी जो एमएसपी की जितनी भी फसलें हैं, आप वो गारंटी कानून बना दो, वरना आपकी सरकार 1 साल के अंदर गिरनी निश्चित है, क्योंकि किसान फिर से आंदोलन करने के मूड में है, फिर से आंदोलन। एमएसपी दे रहे हैं उतना काफ़ी नहीं है। देखिए, सभी फसलों पे अभी नहीं मिल रहा है, जितना दे रहे हैं ठीक है, 21 फसलों पे मिल चुका है, अच्छी बात है, लेकिन एमएसपी दे दी, ये एक अलग विषय है। एमएसपी किस किस को मिल रही है, आप ये गारंटी कानून बनाइए। एमएसपी से नीचे जो भी व्यक्ति खरीद करेगा वो जेल जाएगा, तब किसानों को राहत मिलेगी। आप ये कीजिए, आपने महिला आरक्षण के नाम पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वोटिंग करवाया था, महिलाओं को लुभाया था, मध्य प्रदेश का चुनाव आपने इसी नाम पे किया, राजस्थान का इसी नाम पे किया। आपने सिर्फ उसको मौखिक रूप से बोला है, आप उसको लागू कीजिए महाराज। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? पेपर लीक पे ये कहूँगी, ज़्यादा संसद घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। देखिए, पेपर लीक पे जो है हमारा यूथ कांग्रेस का जो है प्रोटेस्ट है कल का, और नौजवानों का भविष्य बहुत खतरे में है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था, ये तक तो आज 10 साल में 5 साल में ये पता नहीं लगा पाए, 5-6 साल में, कि RDX कहाँ से आया। तो अब यही पता लगा लो कि वो चप्पल कहाँ से आई जो बनारस में गिरी थी। तीसरी बात, पेपर लीक पे मैं ये बोलूँगी कि पता नहीं ये जो चप्पल फेंकी गई है बनारस में, इसका समर्थन करती हैं आप? देखिए, पेपर लीक हो रहा, देखिए मैंने नहीं फेंकी है, एक संवैधानिक पद का मैं सम्मान करते हुए, पर ये तो गलत है ना। लेकिन संवैधानिक पद पे मोदी जी बैठे हुए हैं, देखिए इतनी वो नहीं करनी चाहिए थी आप किसी के साथ। ऐसे थोड़ी होता है कि आप चप्पल उठा के मार देंगे और फेंक देंगे। देश के प्रधानमंत्री जी आए, ये अलग बात है कि वो जब से चुनाव जीते हैं अभी आए हैं, और जब से प्रधानमंत्री बने अभी आए, माँ गंगे ने बुलाया था वो तब भी नहीं आते। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई चप्पल मार देता है, ठीक है, बात को रखा जाता है, बोला जाता है भैया, लेकिन चप्पल थोड़ी ना उछाला जाता। पर कह सकते हैं इस मामले के बाद बनारस में जब बेटियों के बलात्कार हुए थे, गन पॉइंट पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए थे, तब भी वो नहीं आए थे। ये मानते हैं हम कि नहीं आए थे, अरे बेचारे कोई कपड़ा बिजी होंगे, कपड़ा बदलने में, कहीं जाने में, टूर पे, लेकिन चप्पल उपल नहीं फेंकना चाहिए। नहीं तो इस मामले के बाद ये कह सकते हैं कि जो मोदी लहर चल रही थी इतने टाइम से, वो कम होती दिखती है। देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका ग्राफ घट करके नीचे डाउन आया है, पर तीसरी बार फिर भी प्रधानमंत्री देखिए जोड़ तोड़ करके कितने, आप चेक कीजिए, इलेक्शन कमीशन की साइट को भी चेक कीजिए, लोगों ने कितनी वीडियो के टैग करके भेजा है कि यहाँ लाइट भगा दी। मेरठ की काउंटिंग का याद है, 1.5-2 घंटे के लिए लाइट भगा दिया गया और काउंटिंग स्लो कर दिया, जब वहाँ की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी आगे चल रही थी, और उसको जिता दिया, मुंबई से आए हीरो को जिता दिया। ईवीएम हैक पे हमेशा से कांग्रेस लड़ने के बाद बोलती आई है, इस बार क्यों नहीं ईवीएम पे सवाल उठा? देखिए, ईवीएम पे भी बोला लोगों ने, ऐसा नहीं है नहीं बोला, पर इस बार तो अच्छी खासी सीटें जीती है विपक्ष। बेशक जीते हैं, लेकिन आज भी यही कहेंगे कि बिल गेट्स ने भी कहा इस बात को कि वो हैक किया जा सकता है, ठीक है। एक बात बताइए, भाजपा के सांसद के पास में OTP, उसके साले के पास में ईवीएम का OTP आ रहा हो, आप इसको क्या कहेंगी? आप बताइए जी। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था, सबसे बड़ा मुंह पे तमाचा है सिस्टम के, इसको आप क्या कहेंगी? फिर आप जो तानाशाह कहते हैं मोदी को, तो इसमें तानाशाही क्यों नहीं दिखाई? तो गलत कहते हैं क्या? वो तो शुक्र है कि 2022 का जो इलेक्शन हुआ था, वोटरों ने अपने वोट की रक्षा की थी, तब से ये ट्रेंड चल गया। लोग सतर्क थे, जब डिब्बे पैक किए जाते हैं तो गाड़ी के पीछे पीछे जाया जाता है, तो जहाँ यूपी में बहुत सतर्क थे समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो पीछे पीछे गाड़ी के गए जहाँ ईवीएम रखी गई, और जो लोग नहीं जा पाए वहीं चूक हो गई। अच्छा, कांग्रेस के टाइम पे भी कई घोटाले और कई पेपर लीक के मामले सामने आते थे, पर वो मामले सामने आते थे और उस पर विरोध होता था। अभी राम मंदिर में लीकेज की बात कर रहे हैं हम लोग, सामने भी नहीं आने दे रहे, वो सामने नहीं आ रहा, तो विपक्ष क्या कमजोर है? इसलिए सामने नहीं आने दे रहे, क्योंकि सदन में आज दो लोगों ने किया ना बवाल,
2 लोगों ने उल्टा सीधा किया, सदन नहीं चलने दिया, मुद्दे नहीं उठने दे रहे। तो जो ये लीकेज हो रहा है, तो विपक्ष मजबूती से आएगी। ये जो मंदिर चूने लगा राम मंदिर, ये मंदिर नहीं चू रहा है, ये भाजपा का भ्रष्टाचार चू रहा है। बिल्कुल विपक्ष मजबूती से आवाज़ उठा रहा है। हम आवाज़ उठा रहे तो हम विपक्ष में, हमारी आवाज़ की वैल्यू नहीं क्या? बिल्कुल है। फिर धन्यवाद। ये थी पूनम पंडित जी, जिन्होंने कई मामलों पे अपना जो बात है वो हमारे सामने रखी, और हम आशा करते हैं कि संसद इसके बाद अच्छे से चल सके और जो जनता के मुद्दे हैं वो सामने आए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द पिलर।